वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 14 जुलाई 2021 और 14 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप इस श्रृंखला को रोजाना फॉलो करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो जनवरी से लेकर के अब तक करंट अफेयर्स के जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार करंट अफेयर्स 2021। चैनल पर जाइए और सारे वीडियो को एक एक करके देख लीजिए, क्योंकि ये आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षाओं को ध्यान रख के इसे तैयार किया जाता है, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी से लेकर अब तक यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर के इसका पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। और जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लगभग 119 मिलियन बिहार की आबादी हो गई है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे जो मतलब कि जनगणना का कार्य होता है वो रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये जो रिपोर्ट है इसको आपको याद रखना है, ये आधार स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें कहा गया है कि लगभग 119 मिलियन बिहार की आबादी हो गई है वर्ष 2020-21 तक। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और जुलाई माह से जो संबंधित प्रमुख दिवस व तिथियां हैं उन्हें देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया और इस वर्ष का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का थीम था सेव द सेवियर्स। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस मनाया गया। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस का ये 66वां संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। और 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस, 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस और इसके अतिरिक्त 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ था और इसी के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 जुलाई को श्री गुरु हरगोविंद जयंती, 6 जुलाई को विश्व जिनोसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। ये सभी दिवस का थीम निर्धारित नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर अगला 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और इस वर्ष का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम है राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। और 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस, राष्ट्रीय सादगी दिवस और पेपर बैग दिवस। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा अगला है 13 जुलाई। तो 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत में कई ऐसी तिथियां जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 13 जुलाई को जो शहीद दिवस मनाया जाता है भारत के कश्मीर में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आज है 14 जुलाई और आज है वायु परीक्षा दिवस। ठीक है, तो जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजों को यहाँ पर मैं अपडेट करता रहूंगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की संसद निधि से फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने कितने रुपए की निकासी किया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, अपराधियों ने 89 लाख रुपए की निकासी किया है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की संसद निधि से फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने 89 लाख रुपए की निकासी किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। और यहाँ पर बात है संसद निधि की। तो संसद निधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को यहाँ पर मैंने ऐड किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारी चीजों को देख लेते हैं। तो संसद निधि जो है एक प्रकार का ये फंड होता है। यहाँ पर लिखा गया है संसद निधि यह एक प्रकार का फंड है और जिसके तहत सांसदों को साल में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो कि 2.5 करोड़ के मतलब कि रुपये की 2 किस्तों में जारी किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। कुल जो राशि मिलती है प्रत्येक साल में ये 5 करोड़ की मिलती है और ये एक तरह का फंड है जो कि 2.5 करोड़ रुपए के 2 किस्तों में जारी किया जाता है। और यहाँ पे आगे लिखा गया केंद्र सरकार की यह राशि लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 250 सांसदों से जुड़े जिलों के जिलाधिकारियों को भेजती है। केंद्र सरकार द्वारा ये राशि भेजी जाती है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि जिसे जिलाधिकारी एक बैंक के खाता में रखते हैं और फिर सांसदों के निर्देशों के पूरा करने के लिए इनका मतलब प्रयोग किया जाता है।
तथा इस फंड और इससे होने वाले कार्य की निगरानी के लिए जिले में एक नोडल अधिकारी होता है। ये सारी चीज़ यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे एक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो संसद निधि की जो शुरुआत हुई थी ये 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने की थी। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे आगे लिखा गया, उन्होंने इसकी सालाना राशि 1 करोड़ रुपये निर्धारित किया था। उस समय जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उन्होंने इसकी जो सालाना राशि है, इस मतलब संसद निधि की 1 करोड़ रुपये निर्धारित किया था। और फिर कुछ वर्ष बाद 2 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया। और फिर अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी राशि को 2 करोड़ से बढ़ाकर के 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य संसद के विभिन्न सदस्यों को उनके अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये सारे फैक्ट जो थे ये संसद निधि से संबंधित थे। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, और जब शुरुआत हुई थी उस समय सालाना मतलब राशि कितनी दी जाती थी, अभी कितनी दी जाती है। तो ये सारे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि यहाँ से आप याद रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके ये सारे पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू हुए जनता दरबार के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने आवेदकों के मामले की सुनवाई किया गया। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, पहले दिन कितने मामलों की सुनवाई किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 146, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल बाद हाल ही में पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में 12 जुलाई से जनता के दरबार की शुरुआत की है। और यह प्रत्येक सप्ताह के सोमवार में आयोजित की जाएगी। और पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लगातार 5.5 घंटे में 146 आवेदकों के मामलों की मतलब की सुनवाई किया गया। ये आपको ध्यान रखना। और जनता दरबार के बारे में जो संबंधित तथ्य थे वो मैंने कल भी आपको बताया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है, इसे आप यहाँ पर देख लीजिए। जनता दरबार की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2006 में किया गया था। जब मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तो इसके अगले वर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये जनता दरबार की शुरुआत किया गया था। और ये सफलतापूर्वक 10 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन 2016 में लोक शिकायत निवारण कानून राज्य में लागू हो जाने के कारण से बंद कर दिया गया था। ठीक है, और इसे पुनः अभी हाल ही में 12 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है। तो ये सारी चीजें पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीजों को आपको यहाँ से याद रखना। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर ये प्रश्न जो पूछा जा रहा था कि पहले दिन कितने मामलों की सुनवाई हुआ था, तो 146 मामलों की सुनवाई हुआ है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इसे आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज का निधन हुआ है जो कि 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारत की तरफ से दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यशपाल शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में पूर्व भारतीय मध्यम क्रम बल्लेबाज यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक की वजह से 66 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है यशपाल शर्मा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि यशपाल शर्मा 1983 में कपिल देव की अगुवाई में विश्व कप जीतने वाले टीम के सदस्य थे। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि वे विश्व कप 1983 में भारत की तरफ से दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको ये सारी चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि यह पहली बार था जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था। यह मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 25 जून 1983 को खेला गया था। यहाँ पे फाइनल मुकाबले की बात किया जा रहा है, जो कि मतलब कि यहाँ पर भारत ने पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। और ये मुकाबला जो हुआ था फाइनल मुकाबला, ये भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 25 जून 1983 को खेला गया था। ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। और यहाँ पे आगे लिखा गया इस विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कपिल देव थे। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको याद रखना है। कपिल देव इस टीम के कप्तान भी थे। अब देखिए यहाँ पर बात आई है आईसीसी की। तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो है आईसीसी। तो आईसीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उन्हें देख लेते हैं। तो आईसीसी का सबसे पहले आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब इसका जो सिद्धांत क्या है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट। और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। और इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके सदस्य देश हैं 104। और आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। और इसके वर्तमान में चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड है। और वर्तमान में इसके सीईओ हैं जोफ एर्लाडिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले इसके जो आईसीसी के जो सीईओ थे ये थे मनु साहनी। ये भारत के थे और इन्होंने कुछ दिन पहले ही अपना इस्तीफा दिया था। तो ये अभी अपडेट हो गया। और इसके वर्तमान में सीईओ हैं जोफ एर्लाडिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप आईसीसी से संबंधित याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 6ठी बार विंबलडन खिताब जीतकर अपने नाम किया है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नोवाक जोकोविच इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने छठी बार विंबलडन खिताब जीतकर अपने नाम किया है। अब जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि प्रतियोगिता के फाइनल में उन्होंने इटली के माटेओ बेरेटिनी को 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 से शिकस्त दिया था, यानी कि पराजित किया था। और यहाँ पे आगे लिखा गया यह नोवाक जोकोविच का 20वां ग्रैंड स्लैम है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, छठी विंबलडन खिताब है और ये 20वां ग्रैंड स्लैम है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि माटेओ बेरेटिनी विंबलडन के मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में विश्व के 18वें नंबर के पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज को हरा करके मतलब विंबलडन इतिहास में सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं। ये प्रश्न मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये फाइनल में पहुंचे थे, फाइनल जीते नहीं, बल्कि फाइनल कौन जीते, ये नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें याद रखना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि माटेओ बेरेटिनी जो कि इटली के खिलाड़ी हैं और इन्होंने विंबलडन इतिहास के सिंगल्स में फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट अभी हाल ही में किस देश ने जीता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा अर्जेंटीना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में कोपा कप फुटबॉल चैंपियनशिप यानी कि कोपा अमेरिका 2021 में अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर यह टूर्नामेंट जीत लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया अर्जेंटीना ने 28 साल बाद यह खिताब जीता है और पिछली बार उसने यह खिताब 1993 में जीता था, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि ये इस कोपा कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में अर्जेंटीना ने ब्राजील को जो हराया है 1-0 से हराया है। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ों को याद रखें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो से सचमुच का हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर क्या कीजिए। इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 750 लाइक का। अगर आपको वीडियो से सचमुच हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व है कि आप वीडियो को जब देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ठीक है, आप वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म की कैमरा नेगेटिव को नेशनल फिल्म आर्काइव ने अपने पास रखा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में आमिर खान की बॉलीवुड फिल्म पीके के कैमरा नेगेटिव को नेशनल फिल्म आर्काइव ने अपने पास रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। इस फिल्म का नाम है पीके। अब यहाँ पे आगे लिखा गया इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा गया कि नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक मीडिया इकाई के रूप में किया गया था और इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में आमिर खान की जो फिल्म है जो कि राजकुमार हिरानी के निर्देशन में तैयार हुआ था, इस फिल्म की जो कैमरा नेगेटिव है उसे मतलब कि अपने पास सुरक्षित रखा गया नेशनल फिल्म आर्काइव के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दिया है। तो अभी इस्तीफा हाल ही में मनु साहनी ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो मार्च 2021 में मनु साहनी को अपने साथियों के साथ सख्त व्यवहार के कारण मार्च 2021 में जांच लंबित रहने तक अवकाश पर भेजा गया था आईसीसी परिषद के द्वारा। लेकिन अब हाल ही में 4 माह के बाद मनु साहनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है मनु साहनी। अब यहाँ पे अगला पार्ट लिखा गया, अब इनके स्थान पर जोसेफ एलाडिस नहीं बल्कि जोफ एलाडिस मतलब कि कार्यवाहक सीईओ के रूप में कार्य करेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इस बारे में अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। ये जोफ एलाडिस ऑस्ट्रेलिया के हैं जो कि अभी हाल ही में मतलब कि कार्यवाहक सीईओ के तौर पर नियुक्त हुए हैं। ये आईसीसी के कार्यवाहक सीईओ के तौर पर अब अपनी सेवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि इस चैनल के माध्यम से अभी रिसेंटली एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई, खास करके प्रारंभिक परीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में यानी कि बाइलिंगुअल है। यहाँ से आपको ये समझ आएगी कि प्रीवियस वर्षों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये बहुत मेहनत के बाद तैयार किया गया। इससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, आपको समझ आएगी कि यहाँ से आपकी तैयारी मतलब कैसे किया जाए। तो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाली है, सभी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी हेल्प करेगी। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप वहां पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, हाल ही में G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है।
तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इटली के द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि हाल ही में 9 और 10 जुलाई 2021 को आयोजित 2 दिवसीय G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता इटली के द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इस बैठक में वैश्विक आर्थिक जोखिम, स्वास्थ्य चुनौतियों और कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए नीतियां आदि विषयों पर चर्चा किया गया, जो कि तीसरा संस्करण था, जो कि 2 दिवसीय तीसरा संस्करण था। 9 से 10 जुलाई 2021 को ये इटली की अध्यक्षता में मतलब हुआ था। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ से आपसे एग्जाम पूछेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और भारत की तरफ से इसमें जो भाग लिए थे ये मतलब कि वित्त मंत्री जो कि अभी वर्तमान में है निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, इन्होंने इसमें भाग लिया था। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। उसका ध्यान पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? तो ट्विटर के द्वारा भी हाल ही में भारत में स्थानीय शिकायत मतलब कि अधिकारी के तौर पर जो नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर होगा विनय प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि हाल ही में ट्विटर ने भारत में नई सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत एक रिपोर्ट जारी की है, और इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के साथ IT नियमों को लेकर के गतिरोध के बीच ट्विटर में एक नई IT नियमों के अनुरूप विनय प्रकाश को भारत में स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको याद रखना है। नए सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों का एक रिपोर्ट जारी किया गया, और इसी के तहत यहाँ पर भारत में इन्होंने ट्विटर ने मतलब कि स्थानीय शिकायत अधिकारी के तौर पर विनय प्रकाश की नियुक्ति किया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में पहले तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो नागपुर में ये पहला मतलब कि तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में पहले तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG संयंत्र का उद्घाटन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया LNG एक स्वच्छ और किफायती ईंधन है जो कि परिवहन लागत को कम करने में सक्षम होगा, और साथ ही इससे मतलब कि रोजगार भी उत्पन्न होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि भारत का पहला निजी LNG संयंत्र वैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह के द्वारा नागपुर जबलपुर राजमार्ग के निकट स्थापित किया गया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। उस वक्त यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा कोरोना काल में अपने पति को खोने वाली महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किया गया है? तो ये घोषणा अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बार बता दूं कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोरोना काल में अपने पति को खोने वाली महिलाओं को एक योजना की शुरुआत की, मतलब महिलाओं के लिए एक योजना की शुरुआत की है, और इस योजना के तहत ऐसी विधवा महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी जो योजना की शुरुआत की गई है ये मतलब कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत जो दिया जाएगा, जो भी मतलब कि महिलाएं हैं जो कि कोरोना महामारी के दौरान अपने पति को खो दिए हैं, तो उन्हीं महिलाओं के लिए मतलब कि ये योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत की प्रत्येक महिलाओं को 2.5 लाख रुपए मतलब कि सहायता राशि के तौर पर राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 12वां प्रश्न है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने हाल ही में किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो BDL यानी कि भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड ने भी रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब ये समझौता क्या हुआ है इसके बारे में आपको बता दूं। तो हाल ही में डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड ने रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति किया जाएगा। और इस समझौते के लिए कुल कीमत 499 करोड़ रुपया है। इस मतलब कि समझौते का जो कीमत है ये 499 करोड़ रुपया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि ये जो समझौता किया गया है ये भारतीय वायुसेना के लिए किया गया है, जो कि इसके तहत इस समझौते के तहत भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना को मिसाइलें जो कि आकाश मिसाइलें और इसके जो संबंधित जो उपकरण होंगे युद्ध संबंधी वो सारी चीजें इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए ये समझौता अभी हाल ही में किया गया। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में कौन क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है? इसका आंसर क्या होगा इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कल ही आपको मैंने दे दिया है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। और जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर PRI21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रखना है आपको कि कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।